हरिया नाम का एक किसान होता है। उसके दो बेटे होते हैं, रमेश और विजय। विजय अपने पिता के साथ खेती करता है। रमेश बहुत आलसी स्वभाव का होता है और विजय बहुत ही मेहनती होता है। उनके पास एक ही जमीन का टुकड़ा होता है। बीमारी के कारण हरिया की मौत हो जाती है। पिता के मरने के बाद दोनों भाई के हिस्से में वही एक जमीन आती है। रमेश की पत्नी रेखा विजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और कहती है, आपने विजय को जमीन में आधा हिस्सा क्यों दिया? इस जमीन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। आखिरी दिनों में मैंने पिताजी की कितनी सेवा की थी। ये मेरा फैसला नहीं है। ये बंटवारा पिताजी करके गए हैं। उन्होंने दोनों को इस जमीन का आधा आधा हिस्सा लेने को कहा था। दोनों भाई में जमीन का बंटवारा हो जाता है। रमेश अपनी पत्नी के साथ शहर रहने चला जाता है। वो वहाँ अच्छा जीवन बिता रहा होता है। दूसरी ओर विजय बहुत गरीबी में अपने दिन बिता रहा होता है। एक दिन गांव के सरपंच उसकी झोपड़ी के बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे ओ विजय, बाहर आ। आवाज सुनकर विजय बाहर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, क्या हुआ मालिक? आप और यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे। उसने पैसे मुझे चुकाए भी नहीं और यहाँ से चला गया। और मुझे आज ही मालूम हुआ कि उसने उसके हिस्से की ज़मीन भी बेच ली है। इसीलिए अब तू उसका कर्ज चुका या फिर अपनी ये ज़मीन मुझे दे दे। सरपंच की बात सुनकर विजय को यकीन नहीं होता है कि उसके बड़े भाई ने ऐसा किया, पर उसके पास सिर्फ वो एक जमीन का टुकड़ा होता है और वो सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास सिर्फ ये एक ही ज़मीन का टुकड़ा है। इसे मुझसे ना लें। मैं खेती करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। उसकी बात सुनकर सरपंच हंसने लगते हैं और कहते हैं, लगता है तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। इसीलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। सरपंच की बात विजय को समझ नहीं आती है और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हें बंजर ज़मीन का हिस्सा दिया है। इस ज़मीन पर कभी भी खेती नहीं हुई है। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? विजय को फिर से एक और झटका लगता है। विजय हिम्मत करते हुए बोलता है, सरपंच जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं इस ज़मीन पर खेती करके दिखाऊंगा। विजय को कुछ महीने का वक्त देकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर अब तो खुश हो ना? अब समझ आया मैंने उसे वो ज़मीन का टुकड़ा क्यों दिया था। मान गए आपके दिमाग को। उधर विजय परेशान होकर अपनी जमीन के टुकड़े के पास आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से कुसुम नाम की लड़की रोते हुए जा रही होती है। उसे देखकर, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर, अगर तुम चाहो तो मेरी टूटी झोंपड़ी में मेरे साथ रह सकती हो। उसके बाद कुसुम विजय के घर चली जाती है। अगले दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। विजय उसे अपनी जमीन और कर्ज के बारे में सब बताता है। ये सब सुनकर, आप चिंता मत करो, हम दोनों खूब मेहनत करके उस जमीन पर सब्जियां उगाकर दिखाएंगे। उसकी बात सुनकर, पर कैसे? मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं हैं, तो मैं बीज और खाद कहाँ से लाऊं? विजय की बात सुनकर कुसुम अपने कानों से अपनी बाली निकालती है और कहती है, ये माँ पिता की आखिरी निशानी है, आप इसे बेचकर पैसा ले आओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुसुम विजय को काफी समझाती है। आखिर विजय मान जाता है और सरपंच के यहाँ वो कान की बाली गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आता है। उसके बाद वो कुसुम के साथ जाकर कुछ सब्जियों के बीज और खाद ले आता है। अगले दिन दोनों मिलकर पूरे दिन खेतों में फावड़ा चलाते हैं और विजय पूरे खेतों में सिंचाई करता है। दोनों दिन रात एक कर देते हैं। दोनों उस जमीन पर अलग अलग सब्जियों के बीज लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में विजय के जमीन से सब्जियां उगने लगती है। ये सब देखकर कुसुम, देखो, हमारे खेत में सब्जियां उगने लगी हैं। कुसुम भी भाग भाग कर आती है। देखती है कि सब्जियां उगना शुरू हो गई है। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके कुछ दिनों दोनों सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण सारी सब्जियां बिक जाती है। आमदनी काफी अच्छी होने लगती है। देखते ही देखते विजय सरपंच के सारे पैसा चुका देता है और अपनी पत्नी के कान की बालियां भी छुड़ा लेता है। ये सब देखकर विजय, किसी ने सच कहा है, मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं।
तुमने अपनी मेहनत से एक जमीन पर खेती करके ये साबित कर दिया, वो भी एक बंजर जमीन पर। उसके बाद सरपंच खुश होकर उसे अपनी कुछ जमीन पर भी खेती का काम दे देते हैं। विजय कड़ी मेहनत के साथ ऐसे ही काम करते रहता है। कुछ ही सालों में वो काफी अमीर आदमी बन जाता है। सारे गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं। दूसरी ओर रमेश का शहर में नौकरी छूट जाती है और वो काफी समय से बेरोजगार चल रहा होता है, जिसकी वजह से एक दिन, कितने दिन हो गए, तुम्हें न जाने कब नौकरी मिलेगी। मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। रेखा रमेश को छोड़कर वहां से चली जाती है। रमेश भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा होता है कि उस समय उसे अपने भाई के साथ किए व्यवहार पर पछतावा होता है और लगता है भगवान ने मुझे सजा दी है। मैंने अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया। एक बार गांव जाकर उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। अगले दिन रमेश गांव पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर बातें करने लगते हैं। रमेश सीधे अपनी टूटी झोंपड़ी के पास जाता है और बहुत हैरान हो जाता है। वहां पर टूटी झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर होता है। बड़ी सी गाड़ी होती है। इतने में घर के अंदर से विजय कुसुम के साथ निकलता है। विजय ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। ये सब देखकर अरे, विजय कैसे इतना अमीर बन गया? इतने अच्छे कपड़े, गाड़ियाँ और घर कहाँ से आया? तभी विजय देखता है कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसे देखकर, भैया, आप और यहाँ? ये आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? रमेश अपने भाई से माफी मांगता है और उसे सारी बातें बताता है। उसकी बात सुनकर, भैया, मुझ गरीब किसान को जमीन के टुकड़े ने ही इतना अमीर बनाया है, जिसे आपने बंजर और बेकार समझकर मुझे दे दिया था। रमेश फिर से माफी मांगता है। उसके बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधा और पवन का पापड़ का व्यापार था। राधा पापड़ बना कर रखती थी और पवन उन्हें बेचता था, जिसकी वजह से वे पापड़ वाली राधा के नाम से जानी जाती थी। वो तरह तरह के पापड़ बनाती थी, कभी मूंग दाल के, कभी आलू के, कभी सूजी के, तो कभी मैदे के। राधा जी, आपने जो लहसुन के पापड़ बनाए थे वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। मेरी आगरा वाली चाची को वो बहुत पसंद आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बनाए हुए पापड़ अब आगरा में भी पसंद किए जा रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मुझे 2 पैकेट वही पापड़ चाहिए। मेरी चाची को वो बहुत पसंद आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे घर पर भिजवा देती हूँ। अजय, सुनते हो? सामने वाले घर में पापड़ पहुँचाने हैं। हाँ, तुम पापड़ बनाती रहो और मैं बेचता रहता हूँ। बस यही काम रह गया है। मुझको और तो कुछ काम है नहीं। तो क्या हुआ, तुम्हें तो बस पापड़ देकर आना होता है। तुम्हें क्या पता पापड़ बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तरह तरह की पापड़ बनाती हूँ मैं, उनमें मसाले नाप तोल कर डालती हूँ, जिससे सभी को वो पापड़ पसंद आए। एक दिन चौल में पानी को लेकर राधा का सुमन से झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से राधा सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर सुमन के मन में ये बदले की आग दहकने लगती है। हम दिन रात ऑफिस में मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना ये खाली पापड़ बेचकर ही कमा लेती है। घर में बैठकर थोड़े पापड़ क्या बना लिए, इसमें तो घमंड आ गया। इसका घमंड तो तोड़ना ही होगा। सुमन मौका देखकर उसके घर में आग लगा देती है, जिससे उसका घर ढूंढ ढूंढ करके जलने लगता है। जब राधा को ये दिखता है तो वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरा घर धूं धूं करके जल रहा है। मैं जरा सा घर से बाहर क्या गई, न जाने ये आग कैसे लग गई। सब कुछ जलकर तबाह हो गया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे। पूजा और पवन बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने नसीब को कोस रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक कुकर मिलता है। ये तो मेरी माँ का कुकर है। इसमें माँ मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनती थी। अब बस सासू माँ का आशीर्वाद ही बचा है, इसी से हमें सहारा मिलेगा। मैं बाजार दाल चावल लेने गई थी। ये दाल चावल ही अब हमारे पास बचे हैं। इन्हीं को मिलाकर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। कम से कम पेट तो भरेगा, फिर आगे की सोचेंगे क्या करना है। राधा खिचड़ी बनाकर तैयार करती है। तब तक रात हो गई होती है। वहाँ पर एक नौजवान आता है और राधा से कहता है, सुनिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और सारे होटल भी बंद हो चुके हैं। मेरा भूख के मारे बहुत बुरा हाल है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं यहाँ पर नया आया हूँ और किसी को जानता भी नहीं। आपको देखा तो सोचा आपसे ही मदद ले लेता हूँ। हमने तो खिचड़ी बनाई है, अगर आप चाहें तो इसे खा सकते हैं।
हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होते हैं। ये लो, आप खिचड़ी खा लो। अशोक जब खिचड़ी खाता है तो उसको वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। वो और खिचड़ी मांगता है। हे भगवान, मैंने तो थोड़ी सी ही खिचड़ी बनाई थी, मेहमान को तो और खिचड़ी चाहिए, क्या करूं? अब समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ कुकर में थोड़ी सी खिचड़ी बची हो तो। राधा जैसे ही कुकर में देखती है तो कुकर खिचड़ी से भरा हुआ होता है। उसे बहुत ही अचंभा होता है और वो पवन को सारी बात बताती है। ये मेरी माँ का कुकर है। बुरे वक्त में माँ हमारी सहायता कर रही है। ये कुकर जादुई है। मुझे लगता है कि इसमें कभी खिचड़ी खत्म ही नहीं होगी। माँ के आशीर्वाद से हम इसी से आगे बढ़ेंगे। बुरे वक्त में यही हमारे काम आएगा। पवन और राधा जितनी खिचड़ी उसमें से निकालते, वो कुकर फिर से उतना ही भर जाता। उधर अशोक को उनके हाथ की खिचड़ी इतनी पसंद आती है कि वो उसे बहुत सारे पैसे देकर कहता है, आपके हाथ की खिचड़ी इतनी अच्छी है कि मुझे अपने होटल के लिए स्पेशल डिश मिल गया है। मैं एक होटल का मैनेजर हूँ और अपने होटल के लिए स्पेशल डिश ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिल रही थी। आपके हाथों में तो जादू है। क्या आप मेरे होटल के लिए काम करेंगे? दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, परंतु वो एक होटल में काम करने के साथ साथ अपना एक अलग ठेला भी लगाते हैं जिसमें वो खिचड़ी और पापड़ बेचते हैं। वो खिचड़ी और पापड़ जादुई बन जाते हैं जिससे लोगों की बहुत मदद होती है। गरीब लोगों को वो मुफ्त में खिचड़ी और पापड़ खिलाते, जिससे गरीबों का पेट भरता है और उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है। हमारी ये खिचड़ी पापड़ सासू माँ के आशीर्वाद से जादुई हो गया है, इससे सभी रोग दूर होते हैं। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे वजह से लोग अपनी परेशानी से मुक्त हो रहे हैं। हाँ राधा, इसीलिए तो मैं काम के साथ साथ लोगों की सेवा भी करता रहता हूँ। राधा और पवन उस खिचड़ी पापड़ की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और अमीर भी होते जा रहे थे। ये बात सुमन को पसंद नहीं आ रही थी। वो जब जादुई खिचड़ी पापड़ के बारे में सुनती है तो वो उसे चुराने की सोचती है। एक वक्त में राधा ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। अब मैं बताऊंगी कि बदला क्या होता है। मैं उसकी खिचड़ी पापड़ को चुरा लाऊंगी और जब खिचड़ी पापड़ उसके पास नहीं रहेंगे तो वो लोगों की मदद नहीं कर पाएगी। सुमन रात के अंधेरे में राधा के घर पहुंच जाती है और मौका पाकर घर में घुस जाती है। अच्छा मौका है, राधा और पवन सोए हुए हैं। खिचड़ी और पापड़ रसोई में ही रखे हुए होंगे। मैं अभी वहाँ से दोनों चीजों को लाकर अपने साथ ले जाती हूँ। सुमन रसोई में जाकर कुकर और पापड़ देखती है। जैसे ही उन्हें हाथ लगाती है तो कुकर फट जाता है और सारी खिचड़ी उसके मुंह पर लग जाती है। वो गर्म खिचड़ी की वजह से चिल्लाने लगती है। तभी राधा वहाँ आती है। मुझे माफ कर दो राधा, मैं तुम्हारी ये जादुई खिचड़ी और पापड़ चुराने आई थी, पर मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। मुझे बचाओ और यहाँ से जाने दो। मैं आज से इस तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगी। सुमन वहाँ से भाग जाती है और वहीं दूसरी ओर राधा पवन लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन यापन करते रहते हैं। वो सभी के फेवरेट बन जाते हैं। अंबाला नाम की एक जगह में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन तीनों को आम चोरी करने के कारण घर पर बहुत डांट पड़ी। तीनों दुखी होकर गांव के पास के जंगल की ओर चले गए। जंगल में उन्हें एक गुफा दिखी जिससे बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। आवाज को सुनकर राजू बोलता है, इस गुफा में से कैसी कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो घर वापस चलते हैं और जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अरे डरते क्यों हो? किसी जानवर की आवाज होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ चलो चलकर देखें आखिर इस गुफा में है क्या। वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत पुरानी मूर्ति दिखती है जिसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर तलवार होती है। जैसे ही राजू तलवार को छूता है वैसे ही एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही वो तीनों अंदर चले जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक संदूक दिखाई देता है। अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो इस वक्त पर घर पर होना चाहिए। कितना डरते हो यार? वैसे भी हमें हमारे माँ बाप ने घर से निकाला है। हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए हैं। जो भी है गलती तो हमारी ही थी। हमें जाकर अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है चलते हैं,
लेकिन पहले देख तो ले इस संदूक में है क्या। राजू बहुत मुश्किल से उस संदूक को खोलता है, पर उन्हें संदूक में कुछ नहीं मिलता। हाँ ठीक कहते हो, हमें घर पर वापस चले जाना चाहिए। और वैसे भी हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हमें खजाना मिले। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, चलो चलो वापस चलते हैं। हाँ सही कहते हो, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, चलो चलें। जैसे ही तीनों वापस जाने लगते हैं, वैसे ही बहुत अजीब आवाजें आने लगती हैं और जमीन हिलने लगती है। वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं और चंदू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे उस संदूक में एक सिक्का दिखाई देता है जो कि बहुत ही चमक रहा होता है। हाँ, ये तो सिक्के की तरह दिख रहा है और बहुत ही चमक भी रहा है। राजू जल्दी से उस सिक्के को उठा लेता है। जैसे ही वो सिक्का उठाता है, वैसे ही जमीन का हिलना और आवाज बंद हो जाती है। सिक्के को लेकर वो तीनों गुफा के बाहर निकल जाते हैं। ये सिक्के मेरे हुए। अरे कैसे? सिक्के को पहले मैंने देखा था तो ये मेरा हुआ। अरे अरे, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? एक सिक्का ही तो है, कोई भी रख लो। ये कोई आम सिक्के नहीं है, जादुई सिक्के मालूम होते हैं। इसे तो मैं ही रखूंगा। जादू वगैरह कुछ नहीं होता। अरे जो भी हो, ये सिक्के मैंने पहले देखे थे, इसलिए ये मेरे हुए। देख राजू, इसे सीधे सीधे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। राजू और चंदू बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। रीता ये सब देखकर सिक्के को हाथ में ले लेती है और बोलती है, अगर ये सिक्का जादुई है तो ये दोनों के झगड़े सुलझ जाएं, ये दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाएं। और होता भी वैसा ही है, दोनों सिक्के के बारे में भूल जाते हैं। रीता समझ जाती है कि ये सिक्का कोई आम सिक्का नहीं, ये जादुई सिक्का है। अरे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो घर पर होना चाहिए। चलो जल्दी घर पर चलते हैं, रात भी होने वाली है। हाँ हाँ चलो घर चलो। तीनों घर चले जाते हैं। रीता घर जाते ही जादुई सिक्के को हाथ में रखकर बोलती है, मुझे एक सुंदर ड्रेस मिल जाए। जैसे ही वो आँख खोलती है, उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रखा होता है। रीता की छोटी बहन मिनी उसी समय उसके कमरे में आ जाती है और वो उस सुंदर ड्रेस को देखते हुए बोलती है, वाह, ये कितना सुंदर ड्रेस है, किसने दिया तुम्हें? रीता मिनी के सवालों से घबरा जाती है और वो फिर उस सिक्के को हाथ में रखकर बोलती है, मेरी बहन मिनी यहाँ से गायब हो जाए। और फिर वही होता है, मिनी गायब हो जाती है। उसी समय रीता की मम्मी सुनीता मिनी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाती है। तुमने मिनी को कहीं देखा क्या? नहीं तो, वो अपने कमरे में होगी। मैंने तो उसे तुम्हारे कमरे की ओर आते देखा था। मैंने कहा ना, वो यहाँ पर नहीं है। रीता की मम्मी कमरे से बाहर चली जाती हैं। ये मैंने क्या कर दिया? और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? रीता रोते हुए फिर उसी जगह पर जाती है जहां पर उसे वो जादुई सिक्का मिलता है। उस सिक्के को उसी संदूक में रखकर वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बहन वापस चाहिए। ये कहते हुए वो भागती हुई घर वापस चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है, वैसे ही वो अपनी बहन को देखकर खुश हो जाती है। उसकी बहन खाना खा रही होती है। फिर उसकी मम्मी रीता को डांटते हुए बोलती है, कहाँ चली गई थी तुम? चलो मुंह हाथ धो और खाना खा लो। ये कहानी हरिनगर नाम के गांव में रहने वाले मुकेश की है। मुकेश उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ का इकलौता सहारा था और काफी मेहनती बच्चा था। एक दिन मुकेश की माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी और फिर मुकेश की माँ बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टर ने मुकेश को बताया कि वो अगर अपनी माँ की ठीक तरह से देखभाल करे और समय पर दवाइयाँ और भोजन कराए
तो उसकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुकेश घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दवाइयों और भोजन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। मुकेश उदास सा चेहरा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी घूमने के बाद और लोगों से पूछने के बाद उसे एक सेठ मिला। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? सेठ जी, मेरा नाम मुकेश है। काफी जगह पूछने के बाद ही मुझे आपका पता मिला। मेरी माँ बड़ी बीमार है सेठ जी, और दवाई और खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये बात सुनकर वो सेठ उसे तुरंत ही काम पर रख लेता है और फिर पूरा दिन मुकेश सेठ के यहाँ काम करता और शाम को अपनी माँ के लिए दवाई और खाना लेकर घर जाता और अपनी माँ की देखभाल करता था। देखते ही देखते समय निकलता गया, पर एक दिन जब मुकेश काम पर थोड़ी देर से पहुँचा तो सेठ ने बहाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि उसे पैसे भी नहीं दिए। उसके बहुत माफी मांगने के बाद भी सेठ ने अपना मन नहीं बदला और मुकेश फिर रास्ते पर उदास ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद और बहुत कड़ी धूप के कारण वो एक बड़ की छांव में ठहर गया और जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पास में ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसे रोता देख उसके पास आई। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? मुकेश ने उस औरत को बताया कि उसके मालिक ने उसके साथ ऐसा सलूक किया और यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए और अब वो अपनी माँ की देखभाल कैसे करेगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती। मेरा खुद का गुजारा भी लोगों के दिए पैसों से चलता है, पर तुम ये पैसे ले जाओ। मुझसे ज्यादा अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। मुकेश उस बूढ़ी औरत की अच्छाइयाँ देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत मेहनत करूंगा और ये पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। बूढ़ी औरत उसमें इतनी हिम्मत देखकर मुस्कुराती है और उसे आशीर्वाद देती है। वो पैसे लेकर मुकेश अपनी माँ की दवाइयाँ लेता है और खुद के खाने के पैसे बचाकर दुकान से जा कुछ फसल के बीज खरीद लेता है और अपने घर के बाहर छोटी सी जमीन में बो देता है और फिर रोज सुबह उसे पानी से सींचने लगता है और साथ ही काम पर जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते उसके पौधे बड़े होने लगते हैं और उन्हें बाजार में बेच मुनाफा कमाकर वो थोड़ी और जमीन ले लेता है और फिर से उसमें पौधे उगाने लगता है। जैसे जैसे दिन निकलने लगते हैं, मुनाफा भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मुकेश की माँ अच्छे इलाज और देखभाल से ठीक हो जाती है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने लगता है। एक दिन उनकी पड़ोस में रहने वाली औरत मालती मुकेश की माँ से कुछ मांगने उसके घर जाती है। अरे माँ जी, थोड़ा सा चावल मिलेगा? मैं आपको परसों तक लौटा दूंगी। मुकेश की माँ कहती है, अरे क्यों नहीं, ले जाओ और लौटाने की कोई जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे ही मालती उसके घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि वहाँ महंगा सामान और घर की चीजें और खाने के तरह तरह के पकवान हैं। ये देख मालती हैरान हो जाती है और वो घर जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है और कोसने लगती है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, वो लोग हमसे भी गरीब और गए गुजरे थे और आज इनकी हालत देखो, राजाओं जैसी है। और एक तुम हो, कहीं भी काम पर नहीं जाते, यहाँ तक कि सारे पैसे जुए में उड़ा चुके हो। यदि तुम ठीक नहीं हुए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर मालती का पति आग बबूला हो जाता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रात होती है, वो चुपके से मुकेश के खेत में घुसकर वो सारे लगाए हुए पौधे नष्ट कर देता है और फिर अपने घर की ओर भागने लगता है। ये आवाज सुनकर मुकेश की नींद टूट जाती है और वो बाहर देखने के लिए निकलता है। उसके सारे पौधे नष्ट हो चुके होते हैं। ये देख उसका मन टूट जाता है और वो रोने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। क्या हुआ तुम्हारे पौधों को? मेरे सारे पौधे किसी ने नष्ट कर दिए। मैंने बहुत सालों की मेहनत कर छोटी छोटी जमीन लेकर और बीज सींच कर ये पौधे उगाए थे और रोज इनकी देखभाल में जुटा रहता था। पता नहीं किसने मेरा ये नुकसान कर दिया। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने किस तरह मेहनत कर अपने घर पर अपनी माँ को संभाला
और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा। तुम जैसे अच्छे मन के बच्चे बहुत कम होते हैं मुकेश। परी उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बीज देती है और उसे बताती है कि ये आम बीज नहीं है। इस बीज के बोने से उसे एक जादुई पौधा मिलेगा जो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और साथ ही में उसके पौधे पहले से भी बेहतर उगने लगेंगे। मुकेश उस बीज को लेकर जैसे ही जमीन में डालकर उसको पानी देता है, उसमें से एक जगमगाता हुआ बड़ा सा पौधा बाहर निकलता है और फिर वो उस पौधे से जो भी मांगता है वो उसी समय वहाँ प्रकट होने लगता है। मुकेश का पड़ोसी चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। मुकेश काफी खुश हो जाता है और परी उसे आशीर्वाद दे वहाँ से चली जाती है और फिर मुकेश का पड़ोसी घर लौट मन ही मन उस जादुई पौधे को चुराने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन मुकेश उसकी माँ को शहर घुमाने ले जाता है और तभी उसका पड़ोसी वहाँ घुसकर उस पौधे को चुराकर उसके घर में एक बड़े से दराज में छुपा देता है। मुकेश लौटते ही देखता है कि उसका पौधा वहाँ से गायब है और ये देख वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खूब दूर चलने के बाद उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है जिसने उसकी मदद की थी और मुकेश अपनी सारी परेशानियाँ भूल उस बूढ़ी से जा मिलता है और तुरंत पैसे निकाल उन्हें कहता है, माँ जी, ये है आपके पैसे। मैंने आपको उस पेड़ के आसपास कई बार ढूंढा पर आप मुझे कभी ना मिले। ये लीजिए आपके पैसे मेरी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेहनत करके मेरे पास सब कुछ है और आपके आशीर्वाद से बहुत काबिल भी हूँ। ये सुनकर वो बुढ़िया मुस्कुराती है और तुरंत अपना रूप बदल परी का रूप धारण कर लेती है। ये देख मुकेश चौंक जाता है। तुम हमेशा से अच्छे बच्चे हो और बहुत ही मेहनती रहे हो मुकेश, और मैं तुम जैसे अच्छे लोगों की आम इंसान के रूप में मदद करती हूँ। पर आज फिर तुम मुझसे मिलने के पहले काफी निराश थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुकेश परी के दिए उस पौधे के बारे में बताता है कि उसे किसी ने चुरा लिया है और ये सुन परी कहती है, तुम फिक्र मत करो, उस पौधे की एक और खासियत है, जो कोई भी उसे ले जाएगा वो तुम्हें खुद ही उसे लौटा देगा और माफी भी मांगेगा। ये सुन मुकेश सोच में पड़ जाता है और वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो घर चला जाता है। जैसे ही मुकेश का पड़ोसी उस छुपाए हुए पौधे से अपनी मनोकामना मांगने के लिए वो बड़ा सा दराज खोलता है, उस पौधे के आसपास सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं और उसके घर में फैल जाते हैं और उसकी बीवी मालती को डस लेते हैं। वो तुरंत ही घबराकर मुकेश के घर दौड़ता हुआ उसकी मदद मांगने आता है और उसे सब सच सच बता देता है और उसके पैरों में गिर उससे माफी मांगने लगता है। मुकेश उसकी ये हालत देख तुरंत ही उसके घर जाता है और जादुई पौधे से वापस सब कुछ ठीक करने की मनोकामना मांगता है। अचानक से कमरे में रोशनी फैलती है और वहाँ घूम रहे सांप बिच्छू सब गायब हो जाते हैं और मालती को भी होश आ जाता है। मुकेश का पड़ोसी उससे क्षमा मांगता है और उसके यहाँ काम मांगता है ताकि वो भी मुकेश की तरह मेहनत कर कुछ अच्छा कर सके। जादुई आम। दूर सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा विजय रहता था। विजय के पिताजी बहुत मेहनती और सेठ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और माँ घर पर रहकर सारा काम करती थी। उस समय विजय की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। उसके पिताजी रोज सुबह उठकर उनके आंगन में लगे एक बड़े से आम के पुश्तैनी पेड़ को पानी देते और उसकी बहुत देखभाल करते और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। विजय को उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो रोज सुबह उठता और आम तोड़ लेता। उसके पिताजी ने कई बार उसे समझाया कि आम के पेड़ को वो रोज पानी डाले और उसकी प्रार्थना करे, पर विजय बहुत ही मनचला था। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। विजय की माँ जब भी उसे कोई काम करने को बोलती, वो घर से बाहर चला जाता था और सारा दिन बाहर घूमकर शाम को पिताजी के आने से पहले घर लौट जाता था।
विजय के पिताजी उसे रोज सुबह उठने को कहते और साथ ही प्रार्थना कर आम के पेड़ को पानी डालने के लिए कहते, पर विजय वो उनकी एक ना सुनता। उसकी माँ उसकी इस आदत को लेकर काफी परेशान रहती थी, पर उसे बहुत समझाने पर भी वो सबको अनसुना कर देता था। एक दिन सुबह विजय के पिताजी रोज की तरह विजय को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय, उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। देखो कितनी शानदार सुबह है। उठ जाओ, थोड़ी कसरत कर लो और आम के पेड़ में पानी डाल दो। फिर आज हम साथ खेत चलते हैं। विजय को वापस से थपथपाते हुए। उठो बेटा विजय। विजय की नींद टूटती है और वो अचानक से चिढ़कर बोलता है, क्या रोज सुबह सुबह मुझे परेशान करते हो? मुझे नहीं करनी कसरत, नहीं डालना पानी, और मुझे खेत भी नहीं जाना। आप मेरी रोज बस नींद खराब करते हो। बेटा विजय, वो हमारा पुश्तैनी पेड़ है। कई सालों से हमारे घर के आंगन में है और उस पे लगे आम काफी खास हैं। वो आम बाकी आमों की तरह ही है। मैं पुश्तैनी चीजों और उस आम के पेड़ से प्रार्थना करने में कोई विश्वास नहीं रखता। विजय वहाँ से उठकर बहुत गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। उसके पिताजी उसका ये स्वभाव देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्या मैं कुछ गलत कहता हूँ मालती? अगर अभी से विजय ऐसे ही आलसी रहेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा? मैं कुछ सोचकर ही उससे कुछ करने को बोलता हूँ। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और मुझे भी यही डर लगता रहता है। विजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो कब समझदार बनेगा? सही और गलत की पहचान उसे ही करनी होगी। और फिर वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल जाता है। उसी रात विजय के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पिताजी को इस हालत में देख विजय और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और विजय मदद लेने के लिए पड़ोस के लोगों को बुलाता है, पर उन सबके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं। विजय की माँ जोर जोर से रोने लगती है और विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और कई दिनों तक वो सदमे में रहता है। धीरे धीरे वो लोग और गरीब होने लगते हैं और विजय की माँ काम की तलाश में घर घर घूमने लगती हैं और वो ये देखकर बहुत जोर जोर से अकेले में रोता है। वो घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका ध्यान भी रखूंगा माँ। अगले ही दिन विजय अपने पिताजी का सामान लेकर दूसरों के खेतों पर काम करने लगता है और रोज सुबह काम पर जाने से पहले वो उस आंगन में लगे आम के पेड़ से प्रार्थना कर उनमें पानी डालता है और रोज कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और साथ ही घर आकर अपनी माँ का भी हाथ बटाता है। धीरे धीरे वो पूरा घर संभालने लगता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब विजय और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन जब विजय बहुत ही गहरी नींद में होता है, उसे सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं। विजय बेटा, तुम्हारे अंदर ये बदलाव और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफी दुखी हूँ कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ दे न सका, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। याद है ना हमारे आंगन का आम का पेड़? उसके आम बड़े खास हैं। कल पूर्णिमा की रात है। तुम उस पेड़ से प्रार्थना करना और रात में जब पूरा चांद दिखाई दे तब उसे पानी देना और फिर तुम्हें उस पेड़ से एक खास आम मिलेगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां हल करेगा। सपना टूटते ही विजय को यकीन नहीं होता, पर फिर भी उसे अपने पिताजी के सपने वाली बात याद रह जाती है और सारा दिन काम पर वो उसी सपने के बारे में सोचता रहता है। सारा काम खत्म कर विजय घर पहुंचता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। विजय थाली में खीर पूड़ी देखकर बहुत खुश होता है। अरे माँ, आज खीर पूड़ी बनाई है, मेरी पसंदीदा। हाँ बेटा, आज पूर्णिमा है ना, पूरा चांद निकला है और हमारे घर हमेशा इस दिन यही बनता है। तुम्हारे पिताजी को भी तो आज के दिन खीर पूड़ी खाना बड़ा पसंद था। विजय को सब कुछ समझ आने लगता है।
शायद उसके पिताजी सच बोल रहे हों। और वो यही सोचकर रात में जब उसकी माँ सो जाती है, विजय उस पेड़ के पास जाता है और उसे पानी डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने पिताजी की कही बातों को याद करता है। जैसे ही विजय ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो बड़े से चांद की रोशनी में उसे एक जगमगाता हुआ और सबसे अलग एक आम दिखाई देता है और अचानक से उस आम में से एक आवाज आती है। विजय, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ विजय, मैं एक जादुई आम हूँ और तुम्हारे अंदर के बदलाव और सेवा देख मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जो चाहे मुझसे आज मांग सकते हो। नहीं जादुई आम, पिताजी के जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये पेड़ आमों से हमेशा भरा रहे और इस पेड़ के आम सबसे स्वादिष्ट हों। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मांगा है वो जरूर पूरा होगा। और फिर वो आम वहाँ से ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर जब सुबह विजय की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेड़ पर पहले से ही बहुत आम उग चुके होते हैं। फिर विजय खुश होकर वो आम तोड़कर गांव के बाजार में और लोगों के घर घूम घूम कर बेचता है और जो भी मुनाफा मिलता है उसे अपनी माँ को लाकर देता है और उस पेड़ के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। देखते ही देखते विजय अपनी मेहनत और लगन से उस गांव का बहुत बड़ा आमों का सेठ बन जाता है और फिर वो और उसकी माँ हमेशा खुशी खुशी रहते हैं।